सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 357 को, जो कि आल्सो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ ठोक डालिए। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इनके पिछले वाले एपिसोड्स को नहीं देखा है, तो मैंने इसके पिछले इस एपिसोड की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप लोग जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए। और बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके सारे एपिसोड्स को देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मास्टर होंगफू अपनी पूंछ को उठाते हुए कहता है, जू फेंग, तुमने मेरी पिछली बाइट को तो डॉज कर लिया, लेकिन अब जब मैं तुम्हारे ऊपर और नीचे दोनों ओर हमला करूंगा तो तुम कैसे बच पाओगे। इतना कहकर के मास्टर होंगफू अपनी पूंछ और अपने मुंह से दोनों से जू फेंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा गोल्डन कलर की रोशनी फैलने लगती है। तभी ये सब देख करके हमारी ल्यू क्लैन यानी कि जू फेंग की पार्टी के सभी मेंबर्स, साथ ही रीजन स्टेट यानी कि मास्टर होंगफू के भी सभी मेंबर्स उसी ओर देख रहे होते हैं कि आखिर वहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। अभी इसके बाद में अगले सीन में हमें मास्टर होंगफू को दिखाया जाता है, जो कि अपने अटैक को करने के बाद अपने हाथों की ओर देख रहे होते हैं। उनके हाथों में जू फेंग नहीं होता है, वो पहले ही गायब हो चुका होता है। तभी मास्टर होंगफू ये सब देख करके हंसते हुए कहते हैं कि ओ, मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारी इस स्किल को भूल ही गया था। अब इधर मास्टर होंगफू के इतना कहते ही हमें जू फेंग की ओर दिखाया जाता है कि मास्टर होंगफू के हाथों से निकल कर काफी दूर जाकर के पहुंच गया होता है। तभी मास्टर होंगफू कहते हैं कि हाँ, तुम्हारे पास ये टैलेंट और है। तो अब इधर मास्टर होंगफू के इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि जू फेंग की गोल्डन आईज चमक रही होती हैं, यानी कि जू फेंग ने इस अटैक से बचने के लिए अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज किया, जिससे कि वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है। तो अब इधर दूसरी ओर मास्टर होंगफू कहते हैं कि श्योरली तुम फास्ट तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन क्या तुम मुझसे भी ज्यादा फास्ट हो। इतना कहते ही मास्टर होंगफू पलक झपकते ही जू फेंग के सामने खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर उसी पल अपनी पूंछ में पावर रिलीज करके एक जोरदार अटैक करते हैं, जिसे कि जू फेंग फिर से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करके उसे डॉज कर लेता है। लेकिन तभी मास्टर होंगफू फिर से अपनी स्पीड का यूज करते हुए जू फेंग के पीछे आ जाते हैं। इसे देख करके जू फेंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तो तभी मास्टर होंगफू फिर से अपनी क्लास से जू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन जू फेंग भी अपनी आईज ऑफ द वॉइड का फिर से यूज करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट होता है। तभी मास्टर होंगफू फिर से बड़ी तेजी से उसके पास आकर के अपनी पूंछ से उसके ऊपर अटैक करते हैं। जू फेंग फिर से उस अटैक को डॉज करता है। तभी मास्टर होंगफू भी फिर से उसके पास आ जाते हैं और उसे अपने मुंह में बाइट करने की कोशिश करते हैं, तो जू फेंग फिर से उसको डॉज करके बच जाता है। तो वहां से अपनी आईज ऑफ द वॉइड की पावर का यूज करते हुए अपने मन में कहता है एक्चुअली मैं अब मेरी टेलीपोर्टेशन पावर को भी कैच अप कर पा रहा है। इसे देख करके तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आईज ऑफ द वॉइड की पावर की प्रैक्टिस इसके अटैक से बचने के लिए काफी नहीं है। तो अब जब जू फेंग इधर मास्टर होंगफू से बच करके निकल रहा होता है, मास्टर होंगफू फिर से उसके पीछे काफी करीब आते हुए उससे कहते हैं कि क्या बस यही तुम्हारी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट स्पीड है। मास्टर होंगफू के इतना कहते ही जू फेंग अपने 7th लेवल के स्पिरिचुअल बीस्ट फैंटम बटरफ्लाई के विंग्स को निकालता है और भी ज्यादा तेजी से वहां से उड़ने लगता है। साथ साथ वो अपने विंग्स की मदद से पीछे की ओर स्लीपिंग पाउडर भी छोड़ रहा होता है। इसके के बारे में मास्टर होंगफू को भी पीछे से कुछ पता नहीं चल पाता और वो कुछ पल के लिए उस स्लीपिंग पाउडर के इफेक्ट में आ जाते हैं। इस बात का फायदा उठाकर जू फेंग बड़ी तेजी से पीछे की ओर मुड़ता है, अपने किलिंग के पंच से उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि यही मेरा अच्छा चांस है। इतना कहते ही जू फेंग मास्टर होंगफू की चेस्ट पे एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से मास्टर होंगफू भी काफी जख्मी हो जाता है और उसकी जोरों से चीख निकल आती है और जू फेंग के पंच की पावर की वजह से वो पीछे की ओर काफी ज्यादा दूर तक ढकेले जाते हैं। लेकिन फिर साथ ही थोड़ी और दूर तक ढकेले जाने के बाद ही मास्टर होंगफू अपने आप को संभाल के अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं और जू फेंग से हंसते हुए कहते हैं कि जू फेंग, फाइनली मुझे इतना ज्यादा ओपन पकड़ के भी तुम बस इतना सा ही कर पाए। हाँ, तुम्हारा वो पंच तो मेरे लिए बस एक चींटी काटने के बराबर जैसा था। तो इधर मास्टर होंगफू की ये बात सुनने के बाद जू फेंग भी काफी ज्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मास्टर होंगफू और जू फेंग दोनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए एक दूसरे के सामने अपना अपना स्टैंस लेकर के खड़े होते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई काफी ज्यादा दूर से उन लोगों के ऊपर नजर बनाए रखा होता है और वो कोई और नहीं बल्कि एम्पर के भेजे हुए ही सारे डिवाइन ड्रैगन्स होते हैं, जो कि एम्पर के कहने पे जू फेंग और स्टेट लॉर्ड होंगफू की फाइट
फाइट के ऊपर नजर रखने के लिए आए होते हैं। अभी उन सभी लोगों के साथ में आया शैडो किंग भी कहता है कि सभी ने पहले ही महसूस किया था कि हांगफू टियान्युआन का रिबॉर्न यानी कि पुनर्जन्म हुआ है, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि वो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट को पूरी तरीके से ट्रेन कर लेगा। इसलिए अब जू फेंग उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता। और अब अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि रीजन स्टेट जल्द ही जीत जाएगा। तो इधर दूसरी ओर शैडो किंग की बात सुनने के बाद मिस्टर सीमा भी कहते हैं कि हाँ, अगर हमें पता होता तो हम पहले ही ल्यू क्लैन को मदद दे देते, लेकिन हांगफू टियान्यू के पास एक बहुत बड़ी पोजीशन है और इससे उसके साथ निपटना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो तभी मास्टर फैन क्यूबाई भी कहते हैं कि अब तो इस वर्ल्ड में एकमात्र पर्सन सिर्फ गू सैंगटोन ही हो सकता है जो कि इससे लड़ सकता है। लेकिन जब उस समय वो जू फेंग के पीछा करने के लिए उसके पीछे गया था तो तब से ही वो बगर यहाँ टियान्यू से गायब हो गया है। तो मास्टर फैंग क्यूबाई की ये बात सुन शैडो किंग भी कहता है कि हो सकता है जू फेंग ने उसको खत्म कर दिया हो, क्योंकि वो लड़का भले ही कितना भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो लेकिन वो दिल से तो एक बच्चा ही है। जू फेंग अपनी योजनाओं यानी कि स्कैमिंग के साथ उस गू सैंगटोन से पावर में कमजोर होने के बावजूद भी उससे इसको फाइट में काफी ज्यादा अपर हैंड मिलेगा। उसे किसी न किसी तरीके से मार डालना जू फेंग के लिए तो आसान ही होगा। तो ये सुन मिस्टर सीमा भी कहते हैं तो फिर बिना गू सैंगटोन के हमें हांगफू टियान्यू से कैसे निपटना चाहिए, क्योंकि हिज मैजेस्टी की प्लानिंग में तो पहले से ही थोड़ी बहुत रुकावटें आ रही हैं। मिस्टर सीमा की ये बात सुनने के बाद शैडो किंग भी कहते हैं कि मिस्टर सीमा, इस सब के बारे में सोचने के लिए आप इतना ज्यादा श्योर मत बनो, क्योंकि हमारे पास अभी भी 2 और लोग हैं। तो अब इधर 2 और लोगों की बात सुनकर के दोनों ही डिवाइन ड्रैगन्स यानी कि मिस्टर सीमा और मास्टर फैंग क्यूबाई वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या आखिर वो 2 कौन है। शैडो किंग कहते हैं कि हिज मैजेस्टी के 5 डिवाइन ड्रैगन्स सच में हैं और इंपीरियल कैपिटल में हिज मैजेस्टी के पास अभी भी वो 2 डिवाइन ड्रैगन्स मौजूद हैं। उन्हें गू सैंगटोन को सीमित करने का काम सौंपा गया था, लेकिन चीजों को देख करके अब लगता है कि वो 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी आर्ट के खिलाफ आकर के खड़े होंगे, क्योंकि आप हमारी इंपीरियल फैमिली से काफी ज्यादा बाद में जुड़े हैं, इसलिए ये बात तो स्वाभाविक है कि आपको उनके बारे में पता नहीं है। वो लोग एक तरीके से मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं और एक डिवाइन ड्रैगन कहलाने के कहीं ज्यादा वर्दी हैं। वरना तो ऐसी केओस भरी सिचुएशन में क्या आपको सच में लगता है कि हिज मैजेस्टी खुद को पूरी तरीके से डिफेंसलेस छोड़ करके इतना ज्यादा रिस्क में डालते? तो अब इधर शैडो किंग की ये सारी बातें सुनने के बाद मास्टर फैन क्यूबाई भी अपने मन में कहते हैं कि तो अब मुझे इस सब के बारे में सब कुछ समझ आया कि ये सब कुछ हिज मैजेस्टी के प्लान के हिसाब से ही चल रहा है और हम इतनी सालों से उनके साथ हैं, लेकिन फिर भी वो। तो मास्टर फैंग क्यूबाई ये सब सोच रहे होते हैं कि तभी दूसरी ओर मिस्टर सीमा भी यही सोचते हुए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि एम्परर को हमारे ऊपर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं है। तो अब इधर उन सभी लोगों के ये सब सोचने के बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है और हमें फिर से जू फेंग और मास्टर हांगफू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए स्टैंस लेकर के एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। तभी हमें दूसरी ओर जू फेंग की ओर दिखाया जाता है कि एकदम गुस्से में अपने डार्क रेड ऑरा को रिलीज करता है और अपनी क्लिंग के हैंड की पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है। तो ये सब देख करके दूसरी ओर मास्टर हांगफू भी हंसते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी अपनी हार नहीं मान रहे हो? अपने टाइम को बर्बाद करना बंद करो, मैं अब बिल्कुल इनविंसिबल हूँ। तुम चाहो तो स्ट्रगल कर सकते हो, लेकिन इस सब से तुम्हारी डेस्टिनी बिल्कुल भी बदलने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारी डेस्टिनी तो मेरे हाथों से मरने के पहले ही लिख चुकी है और जू फेंग अब इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इतना कहकर के मास्टर हांगफू अपना मुंह फाड़ता हुआ जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी ओर हमें जू फेंग को भी दिखाया जाता है, जो कि हंसते हुए कहता है कि आखिर तुमसे ये किसने कह दिया। इतना कहकर के जू फेंग अपने किलिंग इंटर्न और अपने डार्क ऑरा को एकदम फुल्ली अनलेस करता है। कहता है कि अब जब मेरा पंच तुम्हारे ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो अब मुझे बस तुम्हें रोकना ही होगा। तो जू फेंग की ये बात सुन मास्टर हांगफू भी थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि क्या कहा बस रोकना है, लेकिन कैसे? तुम्हारे पास तो सिर्फ एक पावरफुल हाथ ही है। तो तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारे ये छोटे से पैर वो काम कर सकते हैं जिसे कि अब तक तुम्हारा ये पावरफुल हाथ भी नहीं कर सका? इतना कहकर के मास्टर हांगफू जू फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से उसके करीब आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास से जू फेंग के ऊपर अटैक करते हैं तो जू फेंग भी पीछे हट करके उस अटैक को डॉच कर लेता है और फिर जू फेंग थोड़ा दूर जाने के बाद आगे जाने के लिए एक स्टैंस लेता है और कहता है कि हांगफू टियान्यू, मैं तुम्हारी इन बूढ़ी हड्डियों को
तोड़ डालूंगा। इतना कह करके जू फेंग बड़ी तेजी से फुल स्पीड के साथ मास्टर होंगवू के पास आता है और एकदम बैडेस्ट लुक में अपने अटैक का नाम लेते हुए कहता है कि टेंजिबल प्रोजेक्शन सोअरिंग किलिंग लेग। जूफेंग के इतना कहते ही जूफेंग का किलिंग वाला हाथ किलिंग के एक बहुत बड़े से पैर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके के अंदर से काफी ज्यादा पर्पल लाइटनिंग भी निकल रही होती है और वो बड़ा सा किलिंग का पैर बड़ी तेजी से हांगफू टियानियो को दबाने के लिए बड़ी तेजी से उसके ऊपर आ जाता है। जैसे ही वो उससे टकराता है तो किलिंग के लेग के उस प्रेशर से हांगफू टियानियो के दवाई पूरे प्राण से निकल जाते हैं और तभी अगले सीन में हमें जमीन में एक बहुत बड़ा जोरदार धमाका दिखाया जाता है, जिसका का प्रेशर ऊपर आसमान तक रिलीज हो रहा होता है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो बाकी अब अगले हफ्ते को देखने को मिलेगा कि क्या हांगफू टियानियो पूरी तरीके से मर गया या फिर उसके अंदर अभी भी कुछ प्राण बाकी है। और गाइस वीडियो लेट लाने के लिए मैं आप लोगों से पहले ही माफी मांगता हूँ। तो वीडियो लेट बनाने के रीजन बहुत सारे हैं, लेकिन यार उनमें से एक ये है कि भाई की शादी है उसमें लगे पड़े हैं बस। बाकी तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि शादियों में क्या बकचोदियां होती हैं। तो फिलहाल इस सब के अलावा वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। शुक्रिया।